हेलो स्टूडेंट, वेलकम रुद्रा एकेडमी। मेरा नाम शशिकांत चौहान है और आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। हमने इसके पहले प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसको हमने देख लिया था। अब हम इस श्रेणी में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, पर प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि यह किसके किसके लिए पर्याप्त होगा। तो यह क्लास हमारा यूपी एसआई, यूपी एल्टीग्रेड, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीपीएससी, यूपी आरओ, टेट, पेट, इसके साथ जो भी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी का बहस हो रहा है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह डायरेक्ट से डायरेक्ट इसमें से क्या होता है, हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि यह जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, यह सभी कोर्सेज के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएलडी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यह जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और 100% क्या है, फ्री है। तो इस कारण शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग क्या करें, जो भी बच्चे अपनी तैयारी किसी कारणवश पैसा की कमी कारण या किसी कारणवश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वह इस फ्री कोर्स का क्या करें, फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भारत के प्रायद्वीप की क्या हम देख रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के छोटे छोटे पठार, नदियाँ, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से विभाजित होते हैं। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। चलिए हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत आते हैं और जो इसको विभाजित करते हैं, किसी कारण से विभाजित कर रहे हैं या किसी कारण से पठार के कारण अलग हो रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है क्या, एक कौन सा है, ए अरावली रेंज, ए अरावली रेंज, अरावली, ए गिरनार रेंज, गिर हिल, राजपीपली हिल, ए है आपका सतमाला रेंज, ए है आपका अजंता हिल्स, ए है आपका महादेव हिल्स, और ए है आपका ग्वालीगढ़ हिल्स, ए है आपका मैकाल्स रेंज, कैमूर रेंज, रामगढ़ हिल, करजत हिल्स। ठीक है, एक किसकी बस बात कर रहा है, जो कि पठार में पड़ रहे हैं, गारो, खासी, जयंतिया। वहीं इधर हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी रेंज, यहाँ पे अन्नमलाई एंड डोमन हिल्स, यहाँ पे वैष्णोनाथ हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल, सेवराय हिल्स, जायती हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नल्लामल्ला हिल। चलिए हम इसके साथ में यहाँ पे बिंद रेंज, इधर है आपका सतपुड़ा रेंज, बीच में जाती है इधर नर्मदा रिवर, इधर जाती है तापी रिवर। ये है हमारा पश्चिमी घाट और ये रहा हमारा पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीपीय भारत को कुछ ऐसे ही अरावली, बिंद रेंज, इधर आपका मेघालय जे, और इधर से जो गंगा नदी रिवर, यमुना रिवर, चंबल रिवर, ठीक है, इधर से गंगा ब्रह्मपुत्र, ये क्या करते हैं, इसको जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको विभाजित करते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अरावली हिल्स। तो यह इसका स्थान कहाँ पर है, यह दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, उत्तर पूर्व अर्थात कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यदि इस डायरेक्शन लेंगे, देखिए ऐसे कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसी की बात कर रहा है कि कहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट में और इधर क्या है, दक्षिण पश्चिम बात कर रहा है। ठीक है,
उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला एक अवशिष्ट पर्वत है। इसका उत्तर पूर्वी छोर दिल्ली की रिज अर्थात कि दिल्ली की रिज अर्थात कि कहाँ तक, मजनू का टीला, मजनू का टीला, जो कहाँ पे, हिसार हरियाणा तक फैला हुआ है। संरचना, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत वलित पर्वतों में से एक है। यह कैसा है, सबसे पुराना है। यदि ये एक इसका गोंडवाना का पार्ट है, सीधा सीधा गोंडवाना का पार्ट है। और भारत में यदि विश्व की प्राचीनतम, विश्व की क्या है, प्राचीनतम पर्वतमाला है पूरे विश्व की। जो अरावली है सबसे पुराना है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऊंचाई, इस पर्वत की जो सामान्य ऊंचाई कितनी है, 400 से, एवरेज ऊंचाई की बात करें 400 से 600 मीटर है। और प्रमुख चोटियाँ, तो जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की जो सबसे हाईएस्ट पीक है कौन है, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर और इसकी प्रमुख चोटियाँ माउंट आबू, गुरु शिखर आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। विंध्य रेंज, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं विंध्य रेंज। तो जो विंध्य रेंज है इसका स्थान कहाँ पे है, तो ये मालवा का पठार है के दक्षिण में स्थित है। जो मालवा का पठार है, मालवा, बागेलखंड, बुंदेलखंड, फिर कौन था, छोटा नागपुर का पठार, नीचे छत्तीसगढ़ पठार, सेंट्रल हाईलैंड, फिर उसके ऊपर भी था, क्या था, मारवाड़ का पठार। ठीक है, मारवाड़, सेंट्रल हाईलैंड, मालवा, बागेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, फिर इधर छत्तीसगढ़ का पठार, फिर नीचे दक्कन प्लेटू जिसमें महाराष्ट्र प्लेटू, आपका कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ऐसे इधर मेघालय का पठार था, बीच में क्या था, ब्रंश घाटी। ठीक है, ब्रंश जिसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं। तो जो बिंद है कहाँ पे है, ये मालवा है, ये मालवा के नीचे जस्ट ऐसे है। तो कहाँ तक थे हम, ये बोला ये दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर थे। तो उत्तर पूर्व से कहाँ पे इस डायरेक्शन में देख लिया था। इसका उत्तरी पूर्व छोर दिल्ली के रिज द्वारा चिन्हित होता है। संरचना, अरावली विश्व की सबसे, सॉरी हम बिंद रेंज देख रहे थे, बिंद रेंज को। तो स्थान यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है और पूर्व पश्चिम दिशा में नर्मदा घाटी के समानांतर फैला हुआ है। यह गुजरात के जोबट, कहाँ से, गुजरात के जोबट से कहाँ तक है, बिहार के सासाराम तक है। और 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक यह फैला हुआ है। भारतीय नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में भी यह कार्य करता है। इससे यह ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा था जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको अगले नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। ठीक, तो ब्लॉक माउंटेन कैसा था, जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, जिसको किसने दिया था, बैगनर ने, किसने दिया था, बैगनर दिया था। इन्होंने बताया था कि जो दो प्लेटें हैं ऐसे, या तो इनका डेंसिटी रो 1 होगा, रो 2 होगा। ठीक है, ये कंडीशन कई हो सकते हैं कि प्लेट एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या करें, एक दूसरे के सापेक्ष मोशन करें, या प्लेट एक दूसरे के क्या करें, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मोशन करें, या प्लेटें एक दूसरे के क्या करें, पैरेलल मोशन करें। ठीक है, ऐसे। तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कुछ ऐसे होता है कि दोनों जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के अपोजिशन डायरेक्शन में क्या करती हैं, मोशन करती हैं। और यदि उनका क्या हो, डेंसिटी सेम हो, तो तभी क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि भ्रंश, जब ऐसे प्लेटें एक दूसरे को इधर खींचती हैं तो कुछ ऐसा बनता है, अर्थात कि यहाँ से प्लेट इधर खिसक के गई है तो यहाँ पे माउंटेन बनेगा, यहाँ पे माउंटेन बनेगा। यदि हम इसको नॉर्थ ले लें और इसको साउथ ले लें तो यहाँ पे बनेगा हमें विंध्य रेंज, और ये बनेगा हमारा सतपुड़ा रेंज। और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच बनेगी हमें नर्मदा रिवर,
और इसके सतपुड़ा के साउथ में कौन सी रिवर बनती है? तापी रिवर। ठीक, कौन सी रिवर बनती है? तापी रिवर। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लियर स्पष्ट कर देती है कि कैसे मतलब कि जो विंध्य रेंज, नर्मदा रिवर, तापी रिवर और नर्मदा तापी भ्रंश घाटी में कैसे इनको मतलब बहती हैं, तो ये सीधा उसको एक्सप्लेन करता है। चलिए फिर से देखते हैं पीछे। तो विंध्य पर्वत जो है इसको कैमूर पर्वतमाला या भरनर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, चलिए तो सतपुड़ा रेंज देख लेते हैं। सतपुड़ा रेंज जस्ट हमने अभी देखा था, ऊपर विंध्य रेंज, नीचे नर्मदा रिवर, नीचे फिर सतपुड़ा, फिर उसके नीचे तापी। ये रहा विंध्य रेंज, नर्मदा रिवर, सतपुड़ा रेंज और नीचे तापी रिवर। तो सतपुड़ा, इसके बारे में यह 7 ब्लॉक पर्वतों की एक श्रृंखला है जिनके जिनसे इसका नाम या सतपुड़ा पड़ा। संस्कृत में सत का अर्थ क्या होता है? 7 और पुर का मतलब होता है पर्वत। स्थानीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है तथा नर्मदा और तापी नदियों के बीच पूर्वी पश्चिमी दिशा में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ये पश्चिम में राजपीपली पहाड़ियों से शुरू होकर महादेव पहाड़ियों से होते हुए मैकाल पर्वतमाला तक लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तक जारी है। नदियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला में कई नदियाँ बहती हैं जिसमें नर्मदा, बैनगंगा, बरधा, तापी शामिल हैं। महत्वपूर्ण चोटियाँ, महादेव पहाड़ियाँ पर पंचमढ़ी, धूपगढ़, किसका? सतपुड़ा का। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? यही है, धूपगढ़। धूपगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा का। अन्य चोटियाँ स्तंभा डोंगर और अमरकंटक आदि इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके ऊपर है, यहाँ पे विंध्य रेंज है, इसके नीचे ऐसे तापी है, फिर सतपुड़ा रेंज आता है, फिर उसके एक नर्मदा है, फिर सतपुड़ा रेंज, फिर तापी आती है। तो सतपुड़ा रेंज एक ऐसा है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का ही हिस्सा है। पश्चिमी घाट, हम इसको देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय के पठार के तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला को संदर्भित करती है। यह स्थान इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में दक्कन का पठार और पश्चिम में तटीय मैदान और अरब सागर स्थित है। उत्तर दक्षिण विस्तार यह तापी घाटी से कन्याकुमारी के उत्तर में एक बिंदु तक अरब सागर के तट के समीप तथा समानांतर चलता रहता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों में पश्चिमी घाट। ठीक है, सीधा हम देख लेते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट। तो कहाँ से? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट बाद आता है गोवा, फिर कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला, और जस्ट उसके नीचे आता है तमिलनाडु में फैला हुआ है। स्थाकृतियाँ, इनकी विशेषताएं खड़ी ढालें वाली सीढ़ी नुमा सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियाँ या चट्टानें जो मेसा जैसी सीढ़ी नुमा तलाकृति प्रस्तुत करती हैं। ढलान, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तटीय मैदान से पश्चिम की ओर अचानक ऊपर उठते हैं और हालांकि पूर्व की ओर ढलान धीमा हो जाता है। विभाजन, पश्चिमी घाट को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी, मध्य और सह्याद्री और दक्षिणी खंड। देखिए यहाँ पे हमने इसका मैप भी लगाया है। इसको 3 भागों में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले नॉर्दर्न या वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और साउदर्न वेस्टर्न घाट। सबसे ऊपर जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, फिर जो बीच में है सेंट्रल वेस्टर्न घाट और जो सबसे नीचे है साउदर्न वेस्टर्न घाट। इसको डिफाइन किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी घाट, इसको देख लेते हैं। तो जो उस उत्तरी पश्चिमी घाट स्थान, पश्चिमी घाट का यह भाग तापी घाटी के बीच गोवा के थोड़ा उत्तर में स्थित है। यह दक्कन के अलावा की क्षैतिज परतों से बना है जो पश्चिमी तटीय मैदानों के साथ एक भव्य दीवार का निर्माण करता है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ कलसूबाई, सालेर, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्रगढ़ आदि हैं।
महत्वपूर्ण दर्रे थालघाट भोरघाट हैं। वे पश्चिमी तटीय मैदान और दक्कन के पठार के बीच मार्ग का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। मध्य पश्चिमी घाट जो मिडिल सह्याद्री है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो पश्चिमी घाट का भाग है कितना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यह यह भाग ग्रेनाइट और निट्स से बना है। महत्वपूर्ण चोटियाँ डोड्डा बेट्टा, मुकुर्ती, वालुलमाला, कुंद्रेमुख और पुष्पगिरी आदि इसकी क्या है, महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं किसकी, पश्चिमी घाट के जो मिडिल पार्ट है उसका। वहीं दक्षिणी पश्चिमी घाट को हम देख लेते हैं, अवस्थिति कहाँ पे है। यह खंड पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मुख्य सह्याद्री पर्वतमाला से पालघाट गैम नामक पर्वतीय दर्रे द्वारा क्या होता है, अलग होता है। वहीं महत्वपूर्ण चोटियाँ इसकी अन्नाई मुड़ी प्रायद्वीप पठार क्षेत्र के साथ साथ पूरे दक्षिणी भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो जो पश्चिमी घाट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नाई मुड़ी। ठीक है, इसमें और भी आगे देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ इस खंड में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जिसमें अन्नामलाई पालनी पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें इसी में आता है जो साउदर्न वेस्टर्न घाट है उसमें इलायची पहाड़ी अगस्ता मलाई पहाड़ी भी शामिल है। ठीक है, तो ये रहा पश्चिमी घाट और ये पश्चिमी घाट की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनका यह चित्रण है। चलिए पूर्वी घाट देखते हैं। पूर्वी घाट के बारे में, पूर्वी घाट पर्वतों की असंख्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप पठार के पूर्वी किनारे की सीमा बनाती और भारत के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलती है। स्थान इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में दक्कन का पठार और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। उत्तर पश्चिमी विस्तार में उड़ीसा महानदी। चलिए हम डायरेक्ट उतना क्या डायरेक्ट मैप से देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा पूर्वी घाट। ऊपर कौन सा है, वेस्ट बंगाल। जस्ट उसके नीचे उड़ीसा, जस्ट उसके नीचे आंध्र प्रदेश, जस्ट उसके नीचे तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। तो ये उड़ीसा में महानदी से लेकर तमिलनाडु में बगाई तक फैले हुए हैं। असाकृति पश्चिमी घाटों से के विपरीत पूर्वी घाट सतत श्रृंखला नहीं है, यह अत्यधिक टूटी फूटी और पृथक पहाड़ियों की श्रृंखला है। विभाजक पूर्वी घाट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी घाट हम देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी घाट का भाग महानदी और गोदावरी घाटी के बीच है। जो महानदी है, ऐसे महानदी और गोदावरी, महानदी रिवर और कौन से, गोदावरी रिवर। इसका जो बीच का डेल्टा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, उत्तरी पूर्वी घाट। फिर मालिया रेंज, महेंद्रगिरी। ठीक है, इस भाग में स्थित कुछ मधुर पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, मालिया रेंज, मुदुगुला रेंज। ठीक है, इसकी क्या है महत्वपूर्ण चोटियाँ अरमाकोंडा, गलीकोंडा, सिंकराम गुड्डा आदि की इसकी चोटियाँ हैं। और दक्षिणी पूर्वी घाट इसके जो जस्ट डाउन में इसके साउथ में आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्थान क्या, कहाँ से, गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक। जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र होता है उसको ये क्या करता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, साउदर्न ईस्टर्न घाट नाम से जानते हैं, जिसमें नल्ला मलाई रेंज, जावड़ी रेंज, सेवराय एंड पहाड़ियों के नाम से क्या करते हैं इसको जानते हैं। वहीं बिलगिरीन रंगन हिल्स भी इसी में शामिल है। भारत के प्रायद्वीप पठार की महत्वपूर्ण भूमिका देख लेते हैं और इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभाग के रूप में भारत का प्रायद्वीप पठार का महत्व है। वहीं खनिज संसाधन लौह, तांबा, मैग्नीज, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीप है किससे बना है, Fe+Mg से बना है। इस कारण यह क्या है, आयरन और मैग्नीशियम रिच है। वहीं जो छोटा नागपुर का पठार है, एक क्या है, छोटा नागपुर का पठार एक क्या है, ये भी
मिनरल सबसे ज़्यादा मिनरल रिच है, यहाँ से सबसे ज़्यादा अभ्रक, सोना, चांदी ऐसे जो भी है सब निकाला जाता है। तो ये बात कर रहा है कि पठार लौह, तांबा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, क्रोमाइट, अभ्रक, सोना आदि जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है। एंड कोयला भंडार इस क्षेत्र में देश के गोंडवाना जो कोयला भंडार है 98% हिस्सा मौजूद है। कृषि, यह क्षेत्र काली मिट्टी से ढका हुआ है जो कपास, चाय, कॉफी, रबर, बाजरा आदि जैसी फसलों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। वन उपज, वनों से परिपूर्ण होने के कारण ये क्षेत्र लकड़ी आदि वन उपज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होती है। और नदियाँ, इन क्षेत्रों की जो नदियाँ होती हैं क्या होती हैं, उत्पादन के लिए महान अवसर प्रदान करती हैं जो फसलों के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हैं। पर्यटन, इन स्थल में कई पर्यटन स्थल हैं जिसमें ऊटी, पंचमढ़ी, कोडई कोडई कनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू आदि जैसे अनेक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान हैं। भारत का प्रायद्वीप का पठार एक भौगोलिक विशेषता से कहीं अधिक बहुआयामी महत्व रखता है। भारत का यह सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन वित्तीय संसाधनों का स्रोत है। हाल ही में इसे वनों कटाई, मृदा संरक्षण और जैव विविधता का ह्रास सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अद्वितीय भू आकृति को समझना और संरक्षित करना क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा ये जैव विविधता की बात कहाँ से किया है, वनों से। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैव विविधता की बात ऐसे करता क्यों है कोई, ठीक है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। पहली बात तो है डायरेक्ट एनर्जी देगा नहीं। एनर्जी कौन लेगा, सबसे पहले जो 100% एनर्जी होती है किसको मिलता है, ट्री या जो हमें ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उनको, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल से कहाँ पे जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल से जो उसको खाएगी, अर्थात कि जिसे हम बोलते हैं क्या, शाकाहारी जानवर, ठीक है, जो मतलब कि पत्ते खाते हैं इनसे, अर्थात कि 100% एनर्जी पेड़ पौधों के पास, फल फूल सब्जियों के पास होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा केवल 100 का 1%। फिर इसको जो खाएगा उसके बाद 0.01% एनर्जी आती है, अर्थात कि शेर को हम देख लेते हैं शाकाहारी। यहाँ पे हम इसको किसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोमड़ी को देख लेते हैं, ठीक। अर्थात कि बकरी को देख लेते हैं, बकरी अर्थात बकरी किसको खाएगी, पत्ते खाएगी। फिर बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। शेर को कौन खाएगा, शेर किसी कारण से डेड करता है तो इनको कीड़े मकोड़े खाएंगे, जिसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्टिव बोलते हैं। और यहाँ से कंज्यूमिंग शुरू हो जाता है, कंज्यूमिंग लेवल 1, कंज्यूमिंग लेवल 2 ऐसे बढ़ता है। तो इसी कारण यदि हम बीच से किसी को हम गायब कर देते हैं तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, शेर को नहीं मिलेगी, कीड़े मकोड़ों को नहीं मिलेगी। यदि हम शेर को गायब कर देते हैं तो कीड़े मकोड़ों को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो क्या होता है, यदि हम डायरेक्ट पेड़ पौधों को गायब कर दें तो इनसे ना तो बकरी को एनर्जी मिल रही है, ना शेर को मिल रही है, ना इससे, अर्थात कि एक लेवल जो गायब हो रहा है उससे अगला लेवल खत्म, अगला लेवल खत्म, अगला लेवल खत्म, अर्थात कि जिससे हमारा जो जीवन की संभावना है सीधे सीधा खत्म हो जाती हैं। तो इसी कारण वनों को बचाना जरूरी है, जिसको बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन बोला जाता है। चलिए हम इसको जब पर्यावरण का क्लास लेंगे तब इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी हमारे क्लास का समापन का समय हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो ये क्लास चल रहा है 100% फ्री जीएल फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और जो भी ज्वाइन करना चाहे तो जल्दी से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करना ना बोले। थैंक यू।